मुंबई इस वक्त देश का सबसे महंगा प्रॉपर्टी बाजार है। यहां घर की औसत कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। देश की केंद्र सरकार चाहती है कि पूरे देश में सबको घर मिले। राज्य सरकार भी यानी महाराष्ट्र की सरकार भी कहती है कि वो केंद्र सरकार के मिशन में उसके साथ है, लेकिन इस बीच मुंबई की महानगर पालिका प्रस्ताव देती है कि घरों की बिक्री पर अब 1% सरचार्ज लगा दिया जाए। दूसरी तरफ राज्य सरकार भी रेडी रेकनर का भाव 5% बढ़ाने की तैयारी में है। अब इसे क्या कहेंगे, विडंबना या दुर्भाग्य, या फिर ये सरकार की मंशा पर ही सीधे सवाल है? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने की आज कोशिश होगी। हमारे साथ चर्चा में एक खास पैनल शामिल हो रहा है, जिसमें शामिल हो रहे हैं बृहन्मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी के पार्षद अतुल शाह। आप राज्य बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं। मुंबई के जाने माने डेवलपर और हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी, आप नेरेटको वेस्ट के भी चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं, और प्रॉपर्टी रिसर्च फर्म लाइसिस फोरास के एमडी पंकज कपूर साहब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वाकई में बड़ा गंभीर प्रश्न है कि एक ऐसा शहर जहां पर सबसे महंगी प्रॉपर्टी बिकती है देश की और आबादी का बोझ भी जिसमें सबसे ज्यादा है, देश के अंदर बात हो रही है हाउसिंग फॉर ऑल की। यहां पर शाह साहब आपसे पहला सवाल पूछना चाहूंगा कि आपने जब इस बार नगर निगम का फॉर्मेशन हुआ, जब बनी, तो कहा कि हम पहरेदार के तौर पे काम करेंगे, तो फिर ये आपके पहरे के नीचे से इस तरह का प्रस्ताव कैसे निकल गया? कैसा प्रस्ताव है? मुंबई एक अलग सा शहर है। मुंबई में जो सर्विसेज लगती है उसके लिए पैसे लगते हैं। हाउसिंग फॉर ऑल, हाँ, महाराष्ट्र सरकार देवेंद्र फडणवीस के अंडर हाउसिंग फॉर ऑल की स्कीम हम ला ही रहे हैं। वो खाली मुंबई के लिए नहीं, सारे राज्य के लिए ला रहे हैं। और जहां तक इस बजट का सवाल है, ये बजट बड़ा रियलिस्टिक बजट है। ये बजट में हम ये मुंबई में कैटेस्ट्रोफे से हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुंबई का कचरा 9,500 टन हो गया है। वो कचरे की कोई सिस्टम ही नहीं है, आज तक बनी नहीं है। देवेंद्र सरकार ने पहली बार सबसे ज्यादा फंड उसके लिए खर्चा करने के लिए कमीशन ने ये नक्की किया है। ये उसमें से कंपलसरी किया है, कंपोस्ट बनेगा, ये लेकिन शाह साहब देखिए, ये बातें सब ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की। सबसे महंगी प्रॉपर्टी है, आप उस पे कह रहे हैं 1% बहुत होता है। 1 करोड़ का कोई घर खरीदेगा 1 लाख रुपए, 50 लाख का कोई घर खरीदेगा 50,000 रुपए। वैसे ही इतने सारे टैक्सेस हैं रियल एस्टेट के ऊपर, लोग घर खरीद नहीं पा रहे हैं, आप उसे और महंगा करने की बात कर रहे हैं। नहीं, ये सारा सब विचार करके किया गया है। और जहां तक बीपीएल के नीचे के लोगों के लिए घर है, उसके लिए सरकार एनकरेजमेंट कर रही है। ये टैक्स जो बढ़ाया है, इट इज अ वेरी रियलिस्टिक एटीट्यूड सरकार ने लिया हुआ है। और जहां तक हाउसिंग के साथ हाउसिंग फॉर ऑल के जो क्राइटेरिया है, उसमें तो घर लोगों को अफोर्डेबल घर ही मिलने वाले हैं। ये आपको बता दें, जो हाई राइजेज, जो 33/7 के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स बने हैं, वो जहां पर लोगों को परवड़ता है, वहां पर हम सर्विसेज भी तो मुंबई में बहुत देते हैं। बिकॉज वी आर गिविंग लॉट्स ऑफ वाटर, हम गार्बेज डंपिंग, अभी तो हम रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। नहीं, अगर अतुल जी आप ऐसी बात करेंगे तो सबसे धनी महानगर पालिका भी आपकी है। आपके पास तो पिछले साल के बजट के पैसे ही खर्च नहीं हो पाए, पार्षद पैसे ही खर्च नहीं कर पाए, जितना लोकेशंस हुए थे वही पैसा नहीं जा पाया, तो फिर क्या आप बात कर रहे हैं? और 20,000 करोड़ रुपए ये आपको रेवेन्यू मिलती है स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन से पूरे राज्य से। आपको यही तो बता रहे हैं कि वी आर गोइंग टू स्पेंड ऑन बिग प्रोजेक्ट्स नाउ। अभी मुंबई की कोस्टल लाइन कर रहे हैं हम। निरंजन जी, क्या विकास का आधार ये होगा, क्या इस विकास का आधार ये होगा जो शाह साहब कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप घर खरीदारों को जो पहले ही दबे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से सोचते हैं कि अब घर मिले, और एक महानगर पालिका भी अब इसमें आ गई कि 1% सरचार्ज हम और लगाएंगे? कितनी तर्कसंगत लग रही है शाह साहब की बात? शाह साहब की बात सही है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन मुंबई का काफी काम करती है, लेकिन आज की तारीख में क्या हुआ है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग जो करना चाहते हैं वो अनअफोर्डेबल मुंबई में बन गया है। साहब की बात सही है कि हम सरकार ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटी लोगों को हो, लेकिन आज की तारीख में आप एडिशनल एफएसआई देखिए, डेवलपमेंट चार्ज देखिए, लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन देखिए, और वगैरह चार्जेस वो जो लगाए हैं आज की तारीख में
कॉरपोरेशन की तरफ से वो इतने ज्यादा हो गए कि ऑलमोस्ट आप कहां भी एडिशनल एफएसआई लेने को जाएं, ये सब चार्जेस भरने को देखेंगे तो आपके कोई भी एरिया में अफोर्डेबल हाउसिंग बन नहीं सकती। लेकिन शाह साहब जो बोल रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि आप जो फैसिलिटी देते हैं वो बहुत अच्छी बन गई है और चाहते हैं कि मेट्रो वगैरह वगैरह सब बने, लेकिन उस तरफ एक तरफ हम देखते हैं कि हम फैसिलिटी दें, दूसरी तरफ जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वो अनअफोर्डेबल बन रहा है क्योंकि एक इस क्षेत्र में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि यहाँ टैक्सेस लास्ट 10 साल से बढ़ते गए और रेडी रेकनर का रेट जो बढ़ाने जाते हैं, आज के तारीख में फ्लैट्स के सेल कम है या नहीं है या नेगेटिव है, और दूसरी तरफ आप रेडी रेकनर रेट इंक्रीज करें, वो दैट इज एन आर्टिफिशियल इंक्रीज इन प्राइसेस एंड आर्टिफिशियल इंक्रीज इन टैक्सेस। तो मेरे अंदाज से मैं सहमत में हूं शाह साहब जो वो बता रहे हैं कि फैसिलिटीज मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देना चाहते हैं, सरकार भी देना चाहते हैं, बट डोंट मेक इट सो मच दैट यू आर मेकिंग हाउसिंग अनअफोर्डेबल। राइट, हाउसिंग। पंकज कपूर साहब, हालांकि मैं इस फैसिलिटी वाली बात से भी पूरी तरह से सहमत नहीं हूं शाह साहब की, क्योंकि मैं तो बेसिक फैसिलिटी की बात करूं, सड़कें हमें हर साल रोना पड़ता, चलिए उस पर बाद में आते हैं, लेकिन आपके पास ऑलरेडी इतना स्टॉक पड़ा जो बिक नहीं रहा, प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई है, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, कहीं अफोर्डेबल सेगमेंट में कोशिश हो रही है। हाँ, ये भी करते कि एक सर्टेन प्राइस तय कर देते, उसके ऊपर सरचार्ज लगाते तो मानते। ये तो थ्रू आउट हर तरह की प्रॉपर्टी पे लगने वाला, कितना जायज समझ रहे हैं आप? बहुत बड़ा ही एक्सप्लॉयटेटिव है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मुझे ये लगा कि पिछले अगर हम 5 साल का अगर बिहेवियर देख लें, राइट फ्रॉम सुबोध कुमार और उसके बाद का जो भी एरा आया जहां पे उन्होंने फंजिबल एफएसआई को भी इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, वो फंजिबल एफएसआई एक्चुअली डिफाइन ऐसे किया गया कि रियल एस्टेट मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, कि सुपर बिल्टअप का लोडिंग खत्म करने के लिए करें, लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से उसके प्रीमियम लगाया तो गवर्नमेंट एक बड़ा ही एक्सप्लॉयटेटिव रूट में चली गई, जिसमें उसने बोला कि डेवलपर तुम जितना पैसा कमा रहे थे वो कमाओ कम, थोड़ा शेयर मुझे दे दो। इसका खामियाजा ये हुआ कि जो कंज्यूमर के लिए जो बेनिफिट होने चाहिए थे, वो कंज्यूमर के बेनिफिट जो है वो बीएमसी ने ले ली। रोड्स पे कुछ खास काम तो अभी तक नहीं हुआ। अभी जाकर के जो करंट गवर्नमेंट है उसने कुछ नए इनिशिएटिव्स लेने चालू किए और वो अच्छे इनिशिएटिव, मैं सराहना करूंगा कि जिस हिसाब से मेट्रो का काम इस वक्त चल रहा है बहुत ही अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी सोचने की बात है कि एक तरफ प्रधानमंत्री की हाउसिंग फॉर ऑल की ड्रीम है, दूसरी तरफ हमारे पास इकोनॉमिकली इम्बैलेंस रियल एस्टेट है, जहां पे एक कंट्री जहां हाउसिंग शॉर्टेज है वहां पे इन्वेंट्री बढ़ती चली जा रही है। 80 महीने से ऊपर का मंथ्स इन्वेंट्री है आज के प्राइस के ऊपर, जो क्लियरली डिफाइन करता है कि आज के प्राइस को ही कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकता। आप बोलते हैं एक और सरचार्ज हम उसके ऊपर डालते हैं, तो इट इज लाइक यू नो कि आज मैं अगर ये 1% सरचार्ज देखता हूं तो मुझे लगता है कि एक और ब्रोकरेज आ गई जी, जो गवर्नमेंट कहती है अब मेरे को और दे दो, और आपके पास अगर पैसे की कमी है तो आप कीजिए, आप दूसरे ढंग से मोनेटाइज कर सकते हैं। आपको आज प्राइस की एफिशिएंसी चाहिए, आज आपका रेवेन्यू तब बढ़ेगा जब आपकी डील होगी। पिछले 2 महीने 3 महीने देख लीजिए तो रजिस्ट्रेशन इतने ज्यादा गिर चुके हैं कि सेल ही नहीं हो रही है। तो बहुत जरूरी है कि इनका अगर रेवेन्यू, अगर प्राइस प्रोडक्टिव होगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, स्टैम्प ड्यूटी बढ़ेगी, रजिस्ट्रेशन बढ़ेगा। जिस हिसाब से कॉस्ट बढ़ गए उसकी वजह से आज सेल होना बंद हो गया रियल एस्टेट के जब के अंदर मुंबई जैसे मार्केट में। तो गवर्नमेंट को थोड़ा रैशनल अप्रोच लेनी पड़ेगी। वो केवल यही है कि जब रेवेन्यू कम हुआ गवर्नमेंट ने बोला चलो इंक्रीज द टैक्सेस। आप देख लीजिए पिछले 4 साल में जो बिल्डर प्रीमियम बढ़ता है गवर्नमेंट को और बीएमसी को, उसमें 400% की बढ़ोतरी हुई है। 4 साल में रियल एस्टेट के प्राइजेस नहीं बढ़े। आप हम लोगों ने कितनी डिबेट कर ली कि प्राइस गिर क्यों नहीं रहे। गिरेंगे तब जब बिल्डर के पास आज मार्जिन होगा। जिस तरीके से कॉस्ट का एस्केलेशन हुआ है, और सबसे बड़ा कंपोनेंट उस कॉस्ट एस्केलेशन का जो प्रीमियम और सरचार्जेस जो गवर्नमेंट ने डेवलपर के ऊपर लगा दिए हैं, वो एक तरीके का फ्लोर बन गया है और वो रिटार्ड कर रहा है इस प्राइस करेक्शन को। तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि अगर आप बात करते हैं कि आप शहर के हित के लिए बात कर रहे हैं, आप शहर के हित के लिए बात नहीं कर रहे हैं, आप एक
आदमी को फोर्स करेंगे कि वो स्लम में जाके रहे। सबसे बड़ी स्लम की प्रॉब्लम ऑफ अनअफोर्डेबिलिटी मुंबई की रही। और मैं कहूंगा शाह साहब की स्लम या बिलो पॉवर्टी लाइन ही नहीं, आपका शहर एक इतना बड़ा शहर है जिसमें हर तबके का, हर आय वर्ग का आदमी रहता है और सबका सब घर खरीदने की मंशा रखता है, चाहे वो नीचे से नीचे वाला आदमी हो, चाहे मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो। लेकिन आपके इस प्रस्ताव से वो रास्ता और कठिन होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर आपको पहले जैसे मैंने कहा, मुंबई में कितनी सर्विसेज की जरूरत है। आज पानी कितनी दूर से हम लाते हैं, हमको मुंबई में सबसे ज्यादा पानी दिया जाता है, फिर भी पीपल आर नॉट हैप्पी। अब ये बिल्कुल सही है कि थोड़ा सा मार जरूर पड़ रहा है, मगर जो एग्जिस्टिंग लोग यहां पर है, इतने लाखों फ्लैट्स में, उनको पानी चाहिए, उनका कचरा जो होता है वो कचरा का पिकअप चाहिए। 9,500 टन का कचरा, जस्ट इमेजिन। और उसको अभी हम सिस्टम करते हुए स्पेंडिंग मैक्सिमम ऑन द वेस्ट मैनेजमेंट। और ये एक ऐसा शहर जहां पर अभी हमको डिसलाइनेशन की भी बात करनी होगी, हमको रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, एक भी ड्रॉप is not recycled in the city of Mumbai. Can you believe this? This is going to cost. नहीं शाह साहब, मंशा अच्छी है, शाह साहब मंशा अच्छी है, लेकिन उसके लिए यही तरीका क्यों? उसके लिए यही तरीका क्यों? आपके पास रेवेन्यू के, मैंने पहले भी कहा कि आप पिछला भी आपका बजट खर्च नहीं कर पाए। हाउसिंग, अफोर्डेबल हाउसेज के हम तरफ में ही है, इट इज नॉट लाइक दैट। बट ये पंकज जी कुछ कहना चाहते हैं? सर एक बड़ा इंसिडेंट था, और जिस तरह का ट्रैफिक बढ़ा है, मेट्रो रेल हमारी फाइनल हो गई है, हमारी कोस्टल रेलवे फाइनल हो गई है, एलिवेटेड रोड वो कितने जरूरी है। आज चर्चगेट से आप विरार को जाएंगे, जिस तरह का प्रवास है उसको भी हमें वी हैव टू एड्रेस दैट ऑल्सो। वी आर स्पेंडिंग करोड़ ऑन दैट ऑल्सो। वी हैव टू ऑल्सो थिंक अबाउट ये फैसिलिटी सारी। सो यू नो दिस रेवेन्यू, ये बिल्कुल सही है। मैं हीरानंदिनी साहब और कपूर साहब के साथ मैं एकदम अग्री करता हूं कि एकदम में रेडी रेकनर का रेट और प्रॉपर्टी टैक्स में थोड़ी वृद्धि हुई, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बैलेंस द सर्विसेज एंड द रेवेन्यू। सो दिस इज यहाँ पर बात हो रही कि सर्विसेज को बैलेंस करना होगा। आप जो कह रहे हैं रेवेन्यू को बैलेंस करने की बात है, आपकी भी बात से मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन जो मूल प्रश्न है वो यही आ रहा है शाह साहब की, क्या एक ऐसी चीज जिस पर केंद्र सरकार का, आपके प्रधानमंत्री का पूरा फोकस है, हाउसिंग, और हाउसिंग फॉर ऑल को सिर्फ गरीबों के लिए हाउसिंग मत समझिए, ये सबके लिए घर है। बहुत सारे ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार भी हैं जिनके पास आज अपने घर नहीं है। सर अग्री। चलिए मैं यहाँ पर छोटा स्टॉक बढ़ा रहे हैं जी। आज मुंबई के एक्सटीरियर्स में, वहां पर हाउसिंग के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए अनेकों अनेक स्कीम है। वी वांट टू शिफ्ट पीपल फ्रॉम द सिटी ऑफ मुंबई कि धीरे धीरे वहां पर जाएं और सारे शहर को, मतलब एक बड़ा सैटेलाइट टाउन हो। मुंबई में ही अट्रैक्शन है और मुंबई का वो अट्रैक्शन लोगों, इसीलिए हम कम्यूटिंग के लिए वी आर गिविंग द बेस्ट ऑफ द मेट्रो। चलिए मुझे शाह साहब यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेना होगा, क्योंकि ये तर्क की बात होगी। मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आके इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि क्या सरकार जिस तरीके से सोच रही है, जिस तरीके से काम करने का प्लान बना रही है, उससे क्या वाकई फायदा होगा या ये सीधे सीधे कस्टमर की जेब पे बोझ बढ़ाने वाली बात है। चर्चा जारी रहेगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है मुंबई में घर महंगे होंगे क्योंकि बीएमसी यानी कि यहां की महानगर पालिका ने प्रस्ताव दे दिया है कि अब प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन पर 1% का सरचार्ज लिया जाए। बातचीत जारी है। यहां पर निरंजन जी, वक्त एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन ऐसा मौका आया था जब स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन इनके जो भाव थे, जो रेट्स थे, वो कम हुए थे और उस समय खूब ट्रांजैक्शन हुआ था ना, सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई थी। हम हाल ही की बात करें, पिछले 2 साल में देखें ट्रांजैक्शन गिर गए ना, सरकार का रेवेन्यू गिर गया है। तो ऐसे में अगर ये एक सरचार्ज की और बात करेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं अनजाने में सरकार अपना ही नुकसान कर लेगी? मेन मुख्य यह है कि सरकार को पहले देखिए, एक जमाना था जब इनकम टैक्स का रेट 97% होते थे और कोई भी टैक्स नहीं भरता था। इसको डाल के हम 30-35% तक लेके आए नीचे, तो सरकार की पूंजी बहुत ही बढ़ गई। सिमिलरली जब रीजनेबल भाव थे तब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कलेक्शन थे वो काफी ज्यादा थे। अब ये बढ़ाने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर को वैसे ही कठिनाई है और
अफोर्डेबिलिटी नहीं हो रही है और कॉस्ट जो फंजिबल की जब ये बात हो गई अभी हमने बताया तो मेरे अंदाज से कॉस्ट बढ़ जाएंगे, बढ़ रहे हैं और कम नहीं हो सकते शहर में। शाह साहब ने सही कहा कि पेरिफेरल एरियाज में काफी जोर दे रहे हैं कि भाई अफोर्डेबल हाउसिंग बने, लेकिन जो शहर की बात है, मिडिल क्लास जो अफेक्टेड होते हैं उनको जो अफोर्डेबल हाउसिंग मिडिल क्लास के लेवल पर हम देना चाहते हैं वो नहीं हो सकेंगे। मैं समझता था कि अब हमने जो एफएसआई बढ़ा दी और ज्यादा एफएसआई दे दी मुंबई शहर में, उनको अफोर्डेबल रेट्स में देते तो एक पॉसिबिलिटी थी कि जो हम कम रेट में अफोर्डेबल हाउसिंग दे सकेंगे। अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं रही क्योंकि आपने रेट बढ़ा दिए, उसमें जो एडिशनल एफएसआई है उनका रेट भी बढ़ा दिया एज पर रेडी रेकनर रेट। हर साल रेडी रेकनर रेट आप बढ़ा दिए और ऊपर से आपने टैक्सेस बढ़ा दिए। लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन भी काफी 4 गुना बढ़ गई है लास्ट 4 सालों के अंदर। तो मेरे अंदाज से आप ये कंबाइन करेंगे तो एक लोगों को ये लग रहा है कि जैसे हम ये लिकर के ऊपर और टबैको के ऊपर टैक्सेस ज्यादा बढ़ा दिए विच इज कंसिडर्ड टू बी नॉन कंज्यूमेबल, जिसको हम डिटरेंट रखना चाहते हैं टैक्सेस, अब रियल एस्टेट में एक डिटरेंट रेट ऑफ टैक्सेस लग गई है। तो मुझे समझ में नहीं आ रही, जब रोटी कपड़ा और मकान एक नेसेसिटी है तो उस पर वहां आप डिटरेंट रेट ऑफ टैक्सेस लगा देंगे तो वो तो एब्सोल्युटली डिटरेंट रेट ऑफ टैक्सेस वो लोग लगा रहे हैं। स्टैंप ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, रेडी रेकनर बढ़ रहा है, लैंड अंडर कंस्ट्रक्शन बढ़ गया, डेवलपमेंट चार्जेस बढ़ गए, एडिशनल एफएसआई फंजिबल एफएसआई के रेट बढ़ गए। तो मेरे अंदाज से एक ऐसे दिखा जा रहा है कि रियल एस्टेट इज अ सेक्टर विच इज यू कैन एब्सोल्युटली चार्ज एनी टैक्सेस एंड द बिल्डर्स विल पे इट, बट एक्चुअली ये कंज्यूमर के पास से लिया जा रहा है। सो अल्टीमेटली द कंज्यूमर विल फाइंड इट वेरी एक्सपेंसिव। एंड नो, देयर इज वन मोर पॉइंट साहब, ये पॉइंट ये है कि आप सरकार ये देख रही है कि गरीबों को हम अफोर्डेबल हाउस दे दें 30 स्क्वायर मीटर वगैरह के, और अमीर लोग तो वैसे भी घर खरीद सकते हैं, तो मिडिल क्लास को काफी मार पड़ रहा है क्योंकि ये सेक्टर जो अफोर्डेबल समझती थी थोड़े साल पहले उनके लिए अनअफोर्डेबल है। तो मेरे अंदाज से द रिच एंड द पुअर विल गेट हाउसेज बट मिडिल क्लास विल। बड़ा वाजिब प्रश्न उठाया कि ऐसे में मिडिल क्लास का क्या होगा। यहाँ ले तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद इस चर्चा को तुरंत कंक्लूड करेंगे और सवाल लेंगे कि क्या ये सही दिशा का कदम है। छोटा सा ब्रेक। तो मुंबई में घर होगा महंगा क्योंकि बीएमसी ने रख दिया प्रस्ताव 1% सरचार्ज का। चर्चा इस पर जारी। पंकज साहब क्विकली, क्योंकि अब आखिरी पड़ाव पर है कार्यक्रम के, जो हिरानंदानी साहब ने भी बात की और मैं भी कह रहा हूं कि इससे मिडिल क्लास आप भूल गए, आपने बहुत निचले तबके को पकड़ लिया। बड़ों के पास घर है लेकिन ये जो पूरी इंपैक्ट आएगा इस सरचार्ज का मिडिल क्लास पे आएगा और आप उन्हें दूर भेजने की बात कर रहे हैं। देखिए, एक बड़ा इकोनॉमिक इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है कि अगर प्राइस जो है वो इंटरेक्टिव ना रहे एक पॉपुलेशन के। अगर आप देखिए, मुंबई एक नेट इंटेंसिटी का एरिया है जहां सबसे ज्यादा लोग काम करने के लिए आते हैं। जब आप यहाँ का भाव बढ़ा देते हैं तो इसका एक कास्केडिंग इफेक्ट होता है। आपको एक समय था जब नरीमन अगर नरीमन पॉइंट का प्राइस 20,000 रुपए होता तो थाना शायद 2,000 रुपए के भाव पे बिकता था और आप अगर बदलापुर और कल्याण में 1,000 रुपए के भाव के ऊपर चीजें होती थी। आपने जब 80,000 रुपए भाव या लाख रुपए भाव यहाँ का कर दिया तो उसका इफेक्ट जो है ना सारी लोकेशंस के ऊपर होता है और ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक इम्बैलेंस करता है क्योंकि आदमी वहीं जाके रह सकता है जहां उसका लाइवलीहुड है। ज्यादातर इंटेंसिटी आज भी यही है। इसके लिए आपको सारी की सारी जो ट्रेन्स हैं और बसें और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रिक्वायरमेंट है वो मुंबई के अंदर ही होती है। जब आप प्राइस बढ़ा करके लोगों को डिसुएट करते हैं तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात नहीं कर रहे हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम और ऑगमेंट करते हैं। मुंबई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि स्पेशल मोबिलिटी इतनी दूर दूर है कि इससे लॉन्गर ट्रिप हो गई है और उससे आप सॉल्व नहीं कर सकते पॉपुलेशन। इसी कड़े सच के साथ आखिरी सवाल आपसे शाह साहब की, देखिए कोई हिसाब तो आपने भी लगाया होगा, जो मोटा हिसाब हमारे पास है कि आप अगर ये सरचार्ज लगा भी देंगे तो कुछ 700 करोड़ के आसपास का आपको रेवेन्यू मिल जाएगा एक्सेस, लेकिन आपके पास ऑलरेडी इतना बड़ा बजट है कि आप सारे विकास के कार्य कर सकते हैं। तो क्या एक बार फिर से बीएमसी में विचार होगा इस प्रस्ताव के ऊपर ताकि जो घर खरीदार हैं उनके सपने न टूट जाएं? देखो, आप ये डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं
टू द ट्यून ऑफ 61,500 crore। ये लोगों में बहुत संभ्रम है, ये है बिल्कुल, द डिपॉजिट्स आर देयर एंड वी आर गोइंग टू स्पेंड दिस मनी वेरी वाइजली। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें से 61,000 में से करीबन 20 से 22,000 करोड़ रुपया इस तरह का रखना पड़ रहा है कि वेजेस, ये यहाँ पर नहीं, आपकी बात मान रहा हूं, क्या हम उम्मीद करें कि एक नजर आप दोबारा डालेंगे इस प्रस्ताव पे? एक मिनट, डेपोजिट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स वो बड़ा जंक है, 8,000 करोड़ रुपया है उसमें, और बाकी हमको रियलिस्टिक जाना है। वी वांट टू ब्रिंग मॉनेटरी डिसिप्लिन, हम इसको सरकार ट्रांसपेरेंट वे से जाना चाहते हैं। पर क्या एक विचार होगा शाह साहब, क्या एक बार दोबारा विचार करेंगे? समझो 10,000 पे 1%, आपको ये 1% में लगता है कि बहुत महंगा हो जाएगा और बहुत वो हो जाएगा। करोड़ों रुपए के फ्लैट जो ले सकता है उसको नहीं, हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं शाह साहब। चलिए, समय समाप्त हो रहा है, माफी चाहूंगा। मिडिल क्लास के लिए, ऐसे लोगों के लिए बात ही नहीं कर रहे जो करोड़ों के घर ले सकते हैं और कई घर ले सकते हैं। हिरानंदनी साहब ने कहा, जी जी, माफी चाहूंगा क्योंकि समय समाप्त हो रहा है शाह साहब। उम्मीद करूंगा कि एक बार आप भी वहां पर बैठे हैं, आप भी हैं, शिवसेना भी है, एक बार दोबारा विचार कर लेंगे तो शायद बहुत बड़ी राहत होगी। पैसे की कमी आपके पास नहीं, विकास कार्य आपके नहीं रुकेंगे, ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। नमस्कार। Yeah.